अस्सलामुअलैकुम लेजेंड्स। हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूटेशंस क्या होती हैं और इनके फर्दर क्या क्या फीचर्स या किस तरह हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करती हैं। हम लोगों ने डीएनए और आरएनए को डिस्कस कर लिया है। अगर वो चीज़ें वो कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हैं तो म्यूटेशन आपके लिए समझना इजी होगा। ठीक है, म्यूटेशन क्या होती है? कोई भी एक परमानेंट चेंज होती है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास जो एक डीएनए पैच होता है वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि न्यूक्लियोटाइड वगैरह किस तरह अटैचिंग होती है तो आप जाकर डीएनए की वीडियोस देख सकते हैं। तो म्यूटेशन में ऐसा होता है कि जो कोई भी हमारी डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं उनमें परमानेंट चेंज होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन किस तरह की होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में या नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन एक चीज़ और है कि ये जो म्यूटेशंस होती हैं अगर ये हमारे पास सोमेटिक सेल में हों तो ये फर्दर जनरेशन में जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं और जर्म सेल्स क्या होते हैं। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो जर्म सेल्स होते हैं वो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सोमेटिक सेल्स की म्यूटेशन होगी किसी भी एक नॉर्मल बॉडी में या नॉर्मल पर्सन में सोमेटिक सेल्स की म्यूटेशन होगी तो वो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी। ठीक है, कैसे? तो वो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास नहीं जाएगी। रीज़न क्या है कि हमारे पास जब सोमेटिक सेल्स में किसी भी एक, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है तो इसकी जो फुल बॉडी बना रहे हैं वो सोमेटिक सेल्स हैं, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए जो सेल्स हैं वो जर्म सेल्स हैं। ठीक है, अगर जर्म सेल्स में म्यूटेशन होगी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में नेक्स्ट जनरेशन में सोमेटिक सेल्स की म्यूटेशन नहीं जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो सोमेटिक सेल्स की म्यूटेशन है वो हमारे पास फीटल लाइफ में होती है। ठीक है, फीटल लाइफ का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन के लिए एग और स्पर्म जो है वो आपस में मिल गए हैं और स्पर्म और एग के मिलने के बाद हमारे पास कोई भी एक बॉडी या फीटल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है या जाइगोट जो है वो उसमें जो सेल्स होते हैं वो रेप्लिकेट हो रहे हैं। उस दौरान अगर म्यूटेशन आती है तो वो मे भी हमारे जर्म सेल्स में हो या सोमेटिक सेल्स में हो। तो हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है कि अगर सोमेटिक सेल्स में है तो उसके अंदर कॉन्जेनिटल डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन होगी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी ही जाएगी हमेशा। ठीक है, होप सो कि ये कंसेप्ट जो है आपको समझ आ गया, क्योंकि जर्म सेल्स रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं और सोमेटिक सेल्स बॉडी फॉर्मेशन के लिए होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कि अगर सोमेटिक सेल्स में कोई भी अल्ट्रेशन होती है आफ्टर द बर्थ तो वो नेक्स्ट नहीं जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी भी बताया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सोमेटिक सेल्स में जो म्यूटेशन होगी आफ्टर द बर्थ वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी, लेकिन अगर फीटल लाइफ में हो रही है तो वो मे भी चली जाए, क्योंकि फीटल लाइफ में जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स नियर अबाउट मिक्स होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ जाइगोट एक ही सेल होता है जिसके अंदर स्पर्म और एग दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, एक जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में मे भी अगर कोई भी म्यूटेशन होती है तो वो मे भी सोमेटिक सेल्स की हो या जर्म सेल्स की हो, ये डिपेंड करता है सेल टू सेल। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारे पास डीएनए होता है उसके अंदर जो पैचेस होते हैं वो थ्री न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन थ्री जो मिलकर बनते हैं, थ्री न्यूक्लियोटाइड को मिलकर एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं कोडोन। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली जो है 64 कोडोन्स होते हैं। किस तरह 64 कोडोन होते हैं? लाइक एज हमारे पास ये जो है ये है ए यू और जी, लाइक एज फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ए यू जी। इसी तरह हमारे पास जो 4 न्यूक्लियोटाइड है लाइक एज एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। ठीक है, सॉरी अगर डीएनए है तो यहाँ पे थायामीन होगा। ठीक है, हमारे पास ये 4 हैं। अगर इनके कोडोन बनाए मतलब इनको फर्स्ट इनको 3 कर लें, फिर इन 3 को कर लें, फिर इन 3 को कर लें, मीन के जहाँ जहाँ भी 3 को अटैच करते जाएंगे एक दूसरे के साथ और हमारे पास ये टोटल 64 कोडोन्स बनते हैं। ठीक है, इनमें 61 जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड अटैचमेंट के लिए होते हैं और 3 हमारे पास अमाइनो एसिड जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं। स्टॉप कोडोन क्या होता है और अमाइनो एसिड अटैचमेंट के लिए क्या होता है, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मली एक मैसेंजर आरएनए होता है इसके ऊपर 3 कोडोन है। लाइक मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये 3 कोडोन है, फिर थोड़ा वक्फा छोड़ के, वक्फा ना भी हो तो वक्फा नहीं होता, लेकिन अगर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 3 वाले हैं, फिर सेकंड 3 हैं, फिर थर्ड 3 है, फिर फोर्थ 3 है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है। तो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है जो है वो कोई भी अमाइनो एसिड को लेके आएगा और यहाँ पे ऊपर अटैच कर देगा। इसी तरह दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, अटैच हो जाएगा, थर्ड अमाइनो एसिड आएगा, अटैच हो जाएगा, फोर्थ अमाइनो एसिड आएगा, अटैच हो जाएगा। लेकिन ये जितने भी कोडोन के ऊपर जितने भी अमाइनो एसिड्स लग रहे हैं ये सारे के सारे अमाइनो एसिड ब्रिंगिंग कोडोन है। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी कोडोन्स हैं ये अमाइनो एसिड को लेके आते हैं, मतलब ट्रांसफर आरएनए के थ्रू हमारे पास अमाइनो एसिड्स आते हैं और इन कोडोन्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं।
जो हमारे पास स्टार्टिंग कोडोन है उस स्टार्टिंग कोडोन को कहते हैं AUG, ठीक है। AUG जहाँ पे भी आएगा, जहाँ पे भी ये कोडोन आएगा वहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग होगी, जो भी एक मैसेंजर RNA के ऊपर जो अमीनो एसिड्स है उनकी अटैचमेंट स्टार्ट होगी। हमारे पास लास्ट पर टर्मिनेशन कोडोन होते हैं जो कि 3 होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया स्टॉप कोडोन। स्टार्टिंग के लिए सिर्फ AUG है, बाकी जितने भी कोडोन होंगे वो सारे के सारे मैसेंजर RNA को अटैच करेंगे, ट्रांसफर RNA के थ्रू अमीनो एसिड्स को अटैच करेंगे। अमीनो एसिड्स को अटैच करने के बाद जब ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा, मीन कि एक प्रोटीन की पूरी अमीनो एसिड्स की पूरी या पेप्टाइड की पूरी एक चेन बन जाएगी, और जहाँ पे रुकना होगा वहाँ पे ये 3 कोडोन होंगे। इनमें से कोई एक हो सकता है जो कि हमारे पास आने वाले किसी भी मैसेंजर RNA के ऊपर ट्रांसफर RNA के अमीनो एसिड्स को बिल्कुल रोक दे। वो 3 कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास UGA, सेकंड वन है हमारे पास UAA, थर्ड वन है हमारे पास UAG। यूरासेल, ग्वानिन, एडिनिन, यूरासिल, एडिनिन, यूरासेल, एडिनिन और ग्वानिन, ये 3 कोडोन में से कोई एक भी अगर किसी भी मैसेंजर RNA के, चाहे वो स्टार्टिंग में ही क्यों ना आ जाए, वहीं पे हमारी जो प्रोटीन फॉर्मेशन है या पेप्टाइड फॉर्मेशन है वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। ये 3 कोडोन को याद रखने के लिए क्या है कि फर्स्ट है यू गो अवे, सेकंड है यू आर अवे, थर्ड है यू आर गॉन, ठीक है। तो ये इस तरह आप याद कर सकते हैं कि ये तीनों कोडोन में से अगर कोई भी कोडोन किसी भी पॉइंट पर आता है तो उसके आगे जो हमारे पास ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक है। देन एक कॉन्सेप्ट और बात करते हैं कि लाइक एज हमारे पास कोई भी एक DNA स्ट्रैंड है, इस तरह डबल स्ट्रैंड, इसके अंदर जो RNA फॉर्म्ड हो रहा है, लाइक एज यहाँ पे एक RNA बना है और इसने बाहर आना है, ठीक है। जो यहाँ पे होंगे कम्प्लीमेंट्री, सेम इसी के जो कम्प्लीमेंट्री हैं वो यहाँ पे अटैच हुए होंगे। मीन के अगर यहाँ पे हमारे पास यूरासेल है, सॉरी ये DNA पार्ट है, DNA में थायामीन है, तो इसके बिल्कुल एंटी स्ट्रैंड पर हमारे पास यहाँ पे एडिनिन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास गुआनिन है तो इसके बिल्कुल एंटी यहाँ पे साइटोसिन होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास RNA बनता है तो वो सारे का सारा इसी चीज़ को कॉपी करता है, इसी चीज़ के एंटी लगाता है और इस चीज़ को कॉपी करके हमारे पास मैसेंजर RNA बन जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास फॉर्म्ड RNA होता है वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड का, ठीक है। सेंस स्ट्रैंड वो होता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन किया जा रहा हो या ट्रांसक्राइब किया जा रहा हो, और जो उसके दूसरा साइड पे होता है उसको बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड RNA होता है ये जो है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड के, ठीक है। ये टर्म्स होप सो आपको समझ आ गई। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि इन कोडोन्स को स्टडी करने के लिए या इन कोडोन की स्पेसिफिकेशन के लिए हैं, और कुछ रूल्स हैं जिनको अप्लाई करते हुए हमारे पास जो कोई भी एक कोडोन है उसके ऊपर आके कोई भी प्रोटीन अटैच होती है या अमीनो एसिड अटैच होता है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। ये जो 2 लेक्चर स्टार्टिंग वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जितने भी कंसेप्ट थे, और नेक्स्ट वीडियो में जो कंसेप्ट हैं जो कि हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं टू ऑब्जर्व द कोडोन, ठीक है। किसी भी कोडोन को ऑब्जर्व करने के लिए जो प्रिंसिपल हैं उनको देखेंगे, वो देख के उसके बाद हम अगर ये जो कोई भी हम अगर म्यूटेशन या कोई भी पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें उसकी फिजियो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फिजियो नहीं पता होगी तो पैथ नहीं पढ़ सकते। तो इस वजह से हम पहले जो इसकी ये फिजियो की चीज़ें थी, फिजियो की चीज़ें देख के इसके बाद जो आने वाले प्रिंसिपल्स हैं वो भी फिजियो में रिलेटेड हैं, उनको देख के उसके बाद हम म्यूटेशन की तरफ मूव करेंगे कि म्यूटेशन क्या होती हैं, और ये नियर अबाउट 4 वीडियोज़ होंगी। थैंक यू लेजेंड्स, अल्लाह हाफिज़।